हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? आप लोगों को देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दो वीडियो आपको भेजा है। तीसरी वीडियो भी देखिए दे रहा हूँ। अब उसी चैप्टर जो दे रखा हमने है वो IUPAC आइसोबैरिज्म टेस्ट ऑफ एलिमेंट और एस्टिमेशन दिया गया, प्यूरिफिकेशन दिया। आज मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो ऑप्टिकल आइसोबर का दे रहा हूँ। ऑप्टिकल आइसोबर के ऊपर जो क्वेश्चन रखा गया है उसी को डिक्टेट भी करूंगा, क्वेश्चन के आधार पर आपको दूंगा अभी। तो देखो, पहला ही आ गया है कि विच आर द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। कौन इसमें कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? तो एक्टिव कौन है, उस एक्टिविटी को जानने के लिए ऑप्टिकल आइसोमर में उसकी कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशन को जानने के लिए सबसे देखिए कि ये थोड़ा रिवाइज भी कर लीजिए, क्योंकि रिविजन करने पर कुछ क्वेश्चन और इसके साथ में कैरी आउट हो जाएगा और उसको कर भी कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर हम दे रहे हैं आपको कि आखिर में होता क्या है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, स्ट्रक्चर भी लगभग एक जैसा होता है, लेकिन उसका पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति उसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। यानी यहां दिखाया गया है कि डिफरेंट हो जाता है, वह कहलाता ऑप्टिकल एक्टिव है और उसकी फिनोमेना का नाम ऑप्टिकल आइसोमर। और ध्यान रखिए कि हमने दिखाया है एक कंपाउंड कि अगर कभी कोई कंपाउंड दिया गया है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव शो करने के लिए उसकी फिनोमेना देखिए। यहाँ पर मान लीजिए कि एक सोर्स ऑफ लाइट है और लाइट जब आपके सामने रखी जाती है तो वो लाइट का वाइब्रेशन जो होता है वो आर डायरेक्शन में होता है। अगर बल्ब जला दिया जाए तो पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। ट्यूबलाइट जल रही है, उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल रही है। इसका सेंस है कि उसका वाइब्रेशन, उसकी लाइट जो है बिखर रही है, फैल रही है इधर उधर। और उस लाइट को कट करके वो ऐसा कर दिया जाए कि वो केवल एक ही दिशा में हो जाए, वन डायरेक्शन में हो जाए। तो यहाँ दिखाया गया है कि सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ मान लो ट्यूबलाइट रखा गया है, बल्ब रखा गया है, उसकी रोशनी फैल रही है। उस रोशनी को, उस लाइट को लेकर के आप देखिए यहाँ पे रखा गया है पोलराइजर, इसे कहते हैं निकॉल प्रिज्म कहते हैं। और इस निकॉल प्रिज्म के माध्यम से उस लाइट को पास कर दिया गया है। तो जो लाइट का वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो रहा था, ये देखिए लाइट का ये वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन है जो सभी दिशाओं में हो रहा था, अब वो सारी दिशाओं से कट करके वन डायरेक्शन में हो गया है। देखिए इसको दिखा दिया है पैरेलल, ये ऊपर की तरफ जिस तरफ एरो दिखा दिया है उस लाइट को ऐसा हो गया। इसका मतलब हो गया किसे कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हमने है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसे पीपीएल लिखा है। अब इस पीपीएल को हमने तीन तरह के सोल्यूशन में पास किया है। एक सोल्यूशन हमने ये बना रखा है, एक सोल्यूशन ये बना रखा है, ये बना, ये लाइट है। इस लाइट को इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोल्यूशन बनाकर हमने ट्यूब में रखा है। और ये ट्यूब जो है, इसको मान लेते हैं कि इसकी ट्यूब की जो लेंथ है वो 1 डेसीमीटर है। इस ट्यूब की लेंथ यहां मान लीजिए कि 1 डेसीमीटर है, ठीक है। इसका सोल्यूशन कंसंट्रेशन भी मान लीजिए कि 1 ग्राम/cc होता है। बच्चों मान लीजिए कि सोल्यूशन का जब भी आपको पीपीएल का इसका डेक्स्ट्रो या लीवो बताना होता है तो कंसंट्रेशन इसका ग्राम/cc में होना चाहिए। इस ट्यूब की लेंथ हमेशा डेसीमीटर में होना चाहिए। और उसमें जब सोल्यूशन को आप पास कर रहे हो तो हमने ये किया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, उस कंपाउंड का सोल्यूशन बनाकर हमने ट्यूब में रखा है और उस ट्यूब से इस पीपीएल को पास कर रहे हैं। अगर वो पास कर रहे हैं और वो सोल्यूशन में पास होने के बाद अपनी इस पोजीशन से राइट तरफ अगर घूम गया है, टर्न हो गया है, तो इसका देखो थीटा राइट दिखाया गया है। इसका सेंस है इस थीटा राइट घूमने के लिए इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन हो गया है, यानी राइट टर्न हो गया है, इस पोजीशन से राइट हो जाना। इसको घुमा कौन रहा, तो जो सोल्यूशन भरा यहाँ पर है उस सोल्यूशन के माध्यम से आने पर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ रखा गया। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पीपीएल को राइट टर्न कर रहा है उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, घुमाने वाला। अगर इस तरह से मान लो कि हमने सोल्यूशन भरा और वो पीपीएल को राइट ना टर्न करके लेफ्ट टर्न कर रहा है, यानी वो सोल्यूशन अगर राइट ना टर्न कर रहा होगा तो उसके हो सकता है कि लेफ्ट टर्न कर रहा होगा, तो उस थीटा के लेफ्ट टर्न होने का नाम हो गया है लीवो रोटेशन कहते हैं, जिसे माइनस के फॉर्म में या स्मॉल एल कहते हैं। अब देखो ये थीटा जो दिखाया गया है अपनी पोजीशन से लेफ्ट करके दिखाया गया है, यानी ये थीटा यहाँ पर लीवो रोटेशन को बता रहा है।
लेकिन जो सोल्यूशन यहाँ पे रखा है इसकी भी डिस्टेंस अगर देखा जाए लेंथ है 1 डेसीमीटर और 1 ग्राम पर सोल्यूशन रखा गया है, तो ग्राम पर सीसी सोल्यूशन कंसंट्रेशन है। और जो सोल्यूशन इस पीपीएल को टर्न कर रहा है उसका नाम है लीवो रोटेटरी। पर ध्यान रखिएगा, तीसरी कंडीशन दिखाया गया कि अगर हमने इस पीपीएल को सोल्यूशन में पास किया, अगर राइट टर्न हो गया तो डेक्स्ट्रो है, अगर लेफ्ट टर्न हो गया तो लीवो है, अगर वह न राइट दिखा न लेफ्ट दिखा, इसका मतलब है जो सोल्यूशन इस ट्यूब में भरा गया है उसकी ऐसी बनावट है जो पीपीएल को राइट या लेफ्ट टर्न नहीं कर पा रहा है। उस सोल्यूशन उसके रोटेशन का नाम है डेक्स्ट्रो और लीवो। अर्थात इसके अंदर दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, या तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया गया होगा इनएक्टिव होगा तो मेसोमर होगा, अगर एक्टिव होगा तो डेक्स्ट्रो या लीवो होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहीं से पहचानते हैं बच्चों कि ये डेक्स्ट्रो लीवो का मतलब है कि यह कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव होगा तो या तो डी टाइप का होगा या तो एल टाइप। एक्टिव नहीं होगा तो समझिए कि उसका पीपीएल जैसा था ऐसा होगा। ये कंपाउंड एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, इसका सेंस है मेसोमर्स है। और दूसरा रेसिमिक होता है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, मेसोमर्स क्या होता है, वो अभी हम आगे बताएंगे। मेसोमर्स क्या है, रेसिमिक क्या है, और उसमें से डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या होता है। तो ये हो गया फिनोमेना कि राइट टर्न कर रहा पीपल तो डेक्स्ट्रो है, लेफ्ट हो गया तो लीवो है, और किसी दिशा में नहीं घूम रहा है तो उसका नाम डेक्स्ट्रो लीवो रोटेशन हो गया, और कंपाउंड का नाम मेसोमर्स या रेसिमिक होता है। आगे देखो, इसी में यहाँ पर हमने दो सिंबल दिया है बच्चों। यहाँ पर एक कैपिटल डी है, कैपिटल एल है, या स्मॉल डी है, स्मॉल एल है, स्मॉल डी एल है। ये दिया गया है कैपिटल डी एल है। जहां कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखा हो ये समझिए कि वो एक बनावट है, कॉन्फ़िगरेशनल सिंबल है, यानी उसके स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। और वहां पर देखो उसी डी और एल के आधार पर हमने क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर है उसी में अभी देखिए यहाँ पर डी और एल लिखा हुआ है। तो डी और एल नाम कैसे आता है उसे हम इसके कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, यहीं पर उसके आधार बताएंगे कहाँ पर कैपिटल डी और कैपिटल होगा। पर स्मॉल डी स्मॉल कहीं लिखा होगा है तो एंगल थीटा बताता है, एंगल को। यानी देखिए वो एंगल का सेंस है कि यहाँ जो थीटा है ये थीटा है, यानी थीटा राइट है या लेफ्ट है। ये स्मॉल डी स्मॉल एल जो बता रहा होगा वो थीटा राइट टर्न है, थीटा लेफ्ट टर्न है। तो एंगल ऑफ रोटेशन का सिंबल है स्मॉल डी स्मॉल एल, और बनावट का सिंबल है कैपिटल डी और कैपिटल होगा। अब बनावट कैसे होगा वो आगे हम बताएंगे अभी आपको। आगे देखो, डी और एल जो दिया गया एंगल ऑफ रोटेशन की बात आती अब है कि हमें अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करनी है, यानी कैपिटल डी नहीं स्मॉल स्मॉल है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी कंपाउंड की बनावट कैपिटल डी टाइप का है तो वह स्मॉल डी या स्मॉल एल दोनों को शो कर सकता है, और अगर उसकी बनावट कैपिटल एल है तो वह कंपाउंड भी या तो डी स्मॉल या तो एल इनमें से किसी एक को शो कर सकता है। कैपिटल डी का रिलेशन डायरेक्ट कैपिटल स्मॉल डी से नहीं है, और कैपिटल एल का भी रिलेशन डायरेक्ट स्मॉल एल से नहीं है। कैपिटल एल वाला बनावट भी डी या एल शो कर सकता है, और कैपिटल डी वाला बनावट भी स्मॉल डी स्मॉल एल शो कर सकता है। लेट तो देखियो कार्बन हो गया, इसकी वैलेंसी को हमने चार्ट दिखाया तो आपको पता है कि इसकी वैलेंसी जो होती है वो टेट्राहेड्रल के फॉर्म में अरेंज होती है, sp3 फॉर्म में होगा। कार्बन एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होने का सेंस है कि उसके अंदर चारों वैलेंसी हमने ए बना दिया, बी बना दिया, डी हो गया, ई हो गया। अब ये कार्बन अगर कायरल होगा, कायरल ध्यान रखिएगा, इनकी जो वैलेंसी होती है इस वैलेंसी को अगर देखा जाए तो हम दो तरीके से दिखाते हैं। एक का नाम होता है वेज डैश फार्मूला, ठीक है, वेज डैश। दूसरा होता है फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। ध्यान रखिएगा, वेज डैश जो होता है इसे हम 3D में शो करते हैं, और जबकि प्रोजेक्शन जो फिशर का है वो 2D के फॉर्म में होता है। 2D का सेंस है कि हमको इसको पेपर पे दिखाना है, बोर्ड पे दिखाना है, एक प्लेन पे दिखाना है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि फिशर प्रोजेक्शन जो 2D है इसे हमें एक पेपर पे दिखाना है, और 3D मतलब एक स्पेस पे दिखाना है। तो 3 डायमेंशन वेज डैश एक 3 डायमेंशन है, जबकि फिशर प्रोजेक्शन एक 2 डायमेंशन के फॉर्म में है। तो अब हम इसे
देखिए वेज डैश के फॉर्म में दिखा रहे हैं सबसे पहले, तो इसका कैसे नेचर होगा वो देखें। लेट इस कार्बन को हमने दिखाया तो इस पे कार्बन की 4 वैलेंसी को हम इस तरह से दिखाते। देखो एक तो ये डॉट डॉट लाइन लिखा होता है इस प्रकार से, और एक दूसरा होता है इसमें सॉलिड एज वेज के फॉर्म में होता है। और ये देखिए दो हैं नॉर्मल लाइन, इसको मान लिया कि हमने ए है, ये दूसरा आप देख सकते हैं कि ये बी है, ये है डी मान लीजिए, और ये आपका ई है। ठीक है, लेट ऐसा दिखाया गया ई के फॉर्म में है। यहाँ अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा ये इसे कहते हैं सॉलिड वेज। ठीक है, ये कहते हैं सॉलिड वेज। दिखाइए इसका है सॉलिड वेज। और एक ऐसा है, ये देखो ये कहलाता है डैश, इसे कहते हैं डैश वेज। और ये दोनों अगर देखा जाए इसे कहते हैं नॉर्मल। ये कहलाता है कार्बन का रिप्रेजेंटेशन। तो पहला हमने दिया भाई कि यहाँ पर वेज डैश के फॉर्म में ये दिखाया जा रहा है, और ये वाला दोनों पार्ट देखें, इसे कहते हैं नॉर्मल लाइन है। ये नॉर्मल लाइन है, ये डैश लाइन दिया गया है और वेज लाइन दिया है। ये हो गया है सॉलिड और हो गया है डैश, माने डॉट 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 डॉट। तो देखिए उस समय जो दिखाया वो कैसा है, डॉट 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 है, और ये दिखाया गया है डार्क है। इस डॉट और डार्क का सेंस क्या है, तो देखिए हम दिखा थोड़ा सही है। इन चारों बॉन्ड को दिखाने के लिए अब हम मान लेते हैं कि जो बोर्ड है, ये बोर्ड आप जानते हो कि जो वैलेंसी होती है कार्बन की, ये होती है टेट्राहेड्रल। ये वैलेंसी टेट्राहेड्रल है। अब टेट्राहेड्रल में होता है जैसे मान लो हमने ये दिखाया ऐसे, ये कंडीशन ऐसा। तो ये देखिए है टेट्राहेड्रल का सेंस है कि अगर हम इसे अर्थ के फॉर्म में देखें, अर्थ जैसे कोई चीज ऐसे जो हमारे सामने बिल्कुल दिखाई पड़ रही है, एकदम बिल्कुल डार्क है, माने वो हमें सामने दिख रहा है, तो उसे कहते हैं कि वीवर के सामने है, यानी फ्रंटल दिखाई पड़ रहा। और जो नहीं दिखता है उस पर हम आभास करते हैं, सोचते हैं, तो उसमें से डॉट 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 और मालूम होता है कि उसका अक्ष, उसका चित्र कभी मन बनता है, और कभी कभी उसका चित्र नहीं बनता है, तो कहते हैं उसका चेहरा जो आता है बिल्कुल डॉट 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 आ रहा है। तो जो डॉट डॉट आ रहा है वो दिखाया गया है ये वाला डॉट डॉट। और जो डार्क है कि हम आँख खोलते हैं सामने दिखाई पड़ता है को बैठा है, ये ऐसा है, तो वो बिल्कुल वीवर के सामने। और देखिए ये जो नॉर्मल लाइन दिखाया गया है उससे ये 3 डायमेंशन के फॉर्म में ये 2 लाइन जो ऐसे प्लेन पर है, और एक लाइन इसके नीचे है और एक ऊपर है। तो जो ऊपर है तो ये दिखाइए, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर पेन को दिखाया हमने। तो ये दोनों लाइनें जो है ऐसे हमने अगर पेपर रखा है, लेट मान लीजिए ये पेपर हम दिखा रहे हैं आपको, ये है मान लो कि एक बोर्ड ये है, और इस बोर्ड पर हम ऐसे ऐसे लगा रहे हैं इस पर। अब ध्यान दीजिए बोर्ड ये है, इस बोर्ड पर देखो तो ये जो पेन है, ये जो पेन है इसी पेन पर ऐसे पाया जा रहा है। ये है इसी पर, बिल्कुल इसी प्लेन पर है, इसी पेपर के प्लेन पर एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये है। तो जब जो बॉन्ड इस प्लेन पर हो, इस पेपर पर, इस बोर्ड पर आए, उससे नॉर्मल लाइन से, और जो बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है उसके ऊपर दिखाई पड़ रहा बिल्कुल सामने, वो बिल्कुल डार्क है, तो ये वाला है। और जो डॉट वाला है ना वो इसके नीचे है, तो धंसा हुआ है, उसको हम आभास करते हैं कि शायद ये वाला बॉन्ड जो है वो अर्थ के नीचे है, उसे कहते हैं बिलो द प्लेन। जो डैश लाइन है वो बिलो द प्लेन है, जो डार्क लाइन है वो अबव द प्लेन है, और जो नॉर्मल लाइन है वो ऑन द प्लेन है। तो ऑन द प्लेन, बिलो द प्लेन एंड अबव द प्लेन। तो ये देखिए ये 3 तरह की लाइनें हैं, इसे कहते हैं इस तरह से, इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हो गया वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्बन। कार्बन की वैलेंसी चारों जो थी दिखा दिया गया। सेकंड देखिए इस कार्बन की वैलेंसी को, ये देख लीजिए, फिर आगे देखिए कार्बन की जो वैलेंसी दूसरी दी गई है उसको कहते हैं भाई फिशर प्रोजेक्शन। उसको देखो फिशर प्रोजेक्शन क्या होगा, सेकंड पार्ट इसका, फिशर प्रोजेक्शन में, यानी जो कार्बन की वैलेंसी होती है उससे एक 2 डायमेंशन के फॉर्म में दिखाते हैं। एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसमें जो दिखाया गया था आपको ध्यान रखेगा, जैसे हमने दिखाया था कार्बन की वैलेंसी ये थी, दूसरा ये डॉट लाइन था, और एक ये दिखाया गया था ऐसा इसका नेचर। और ये देखो ये दिखाया गया था बी, और ये था यहाँ पर डी, और ये थी। अब होता क्या है कि जब हम इसे फिशर प्रोजेक्शन में शो करते हैं तो जो ये लाइन है डॉट लाइन और ये डार्क लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल में यहाँ मान लो रख दिया आपने ई, और ये रख दिया आपने, देखे जो कंडीशन जो दी गई थी यहाँ पर ध्यान रखिएगा,
ये वाली लाइन इसको दिखाया जाए, ये हो गया डी, यानी अगर देखो तो ये वाले जो लाइन हो गया इससे अब दिखाते हैं डार्क लाइनों में, और ये भी देखिए हो गया है डार्क लाइनों में हो गया। और ये जो होता है अब वो जस्ट बिलो द प्लेन हो जाता है, बिलो द प्लेन, यानी इसका मतलब हो गया कि जो नॉर्मल लाइन है, जो नॉर्मल लाइन है, जैसे ही आप इसे इसमें 2 डायमेंशन में शो करोगे तो जो डॉट और वेज है वो बिल्कुल सामने आ जाएगी, और जो नॉर्मल होगा वो उसके जाएगी पीछे बिलो। तो ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्मल है उसे दिखाना है वर्टिकल पे, और जो डॉट और वेज है उसे दिखाना हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल वीवर के सामने होता है और वर्टिकल वीवर के पीछे, माने बिलो द प्लेन होता है। इसे दिखाया जैसे, या इसको दिखाते हुए सीधा सा एक लाइन ये कर दिया वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल में, इनमें दिखा दिया था आपने कि ये डी था, ये ई था, ए था और ये बी था। इस तरह से इस कार्बन की चारों वैलेंसी को 2 तरह से हमने दिखाया, एक फिशर प्रोजेक्शन में और एक दिखाया हमने यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, वेज डैश के फॉर्म में। तो अभी आगे हम इसी का बार बार नाम उसको चेंज करेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन के वेज डैश में कैसे चेंज होगा और वेज डैश को फिशर प्रोजेक्शन कैसे होगा। ये जब हम उसमें इसके कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, आर और एस बताएंगे, तो आर और एस के अंदर इसको इंटरचेंज करके बताया जाएगा। अभी केवल हमने ऐसे ही इसकी वैलेंसी 4 दिखाया। अब देखो, जब इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग दिखाई पड़ती है तो क्या होना चाहिए इसके अंदर भाई, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, हो गया कायरल। ध्यान रखिएगा, पहचानिए, जैसे मान लो कार्बन दिया गया, इस पर हो गया Cl, इस पर हो गया है CH3, ये देखिए H है, और ये देखिए यहाँ पर C2H5 है। तो देख सकते हो कि अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, अलग ग्रुप है, इसका मतलब कार्बन कैसा हो गया कायरल। एल्केन का अगर बनाया जाए इसमें देखिए तो कार्बन पर एक बॉन्ड दिखा दीजिए, बाकी इसके अंदर देख सकते हो CH3 है, और इस पर 2 कार्बन की चेन एथाइल कर दीजिए और 3 कार्बन का चेन प्रोफाइल है। देखो सब यहाँ देखा जाए तो ये चारों ग्रुप अलग अलग है, दिस बिकम्स एसिमेट्रिकल। ऐसे देखो यहाँ पर मान लो कि एल्कीन कंपाउंड दिया गया, एल्कीन के अंदर है कार्बन पर बॉन्ड H हो गया, और ये देखो है CH3 है, यहाँ 2 कार्बन की चेन दीजिए, और यहाँ पर देखो CH डबल बॉन्ड CH2 कर दीजिए, तो यह भी कार्बन बिकम्स एसिमेट्रिकल, दैट इज कायरल। ऐसे ही आप इसको चेंज कर सकते हो, कई तरह का कंपाउंड रख सकते हो। एल्काइन अगर बनाया आपने है तो एल्काइन वाले कंपाउंड के अंदर भी कार्बन यहाँ पर H हो गया है, ये कार्बन हो गया CH3 है, और ये देखो C2H5 है, और C ट्रिपल बॉन्ड हो गया CH हो गया। फिर देखो अगर आप मान लो कि यहाँ पर एसिड का बनाना चाहते हो तो एसिड के अंदर देखो एक कार्बन रख दिया आपने H है, दूसरा कार्बन हो गया यहाँ पर CH3 है, दूसरा कार्बन यहाँ पर हो गया है C2H5 हो गया, और एक कायरल एंड एसिमेट्रिकल हो गया। ऐसे ही मान लो एमाइड आपने किया है, एमाइड दिया गया, एमाइड के अंदर भी देखो कार्बन H हो गया, एंड दिस इज द CH3 एंड द C2H5, और ये देखिए हो गया है CONH2 हो गया, एमाइड के फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड, हो गया कायरल हो गया। ये देखिए नेक्स्ट सिस्टम देखिए आ गया है, ये तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है। अगर डबल बॉन्ड कंपाउंड दिया गया है, लेट ऐसा देखिए CH3 है, CH डबल बॉन्ड है CH, यहाँ देखिए CH2 है और CH पर हो गया है Br, और यहाँ देखिए CH3 है। इस कंपाउंड को कंपेयर करो तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं पर कोई कार्बन एसिमेट्रिकल या कायरल नहीं है, बट दिस कार्बन इज द कायरल, इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। अगर कहीं पर डाई इन दिया गया है, डाई इन देखो तो डाई इन का सेंस, जैसे ये कंपाउंड है, अगर ये देखिए C डबल बॉन्ड C है, इस पर एक कार्बन मान लो H दिया गया है, दूसरा कार्बन यहाँ पर देखो CH3 है, ये देखिए यहाँ पर लेट ये CH3 है, और ये कार्बन अगर दिखाया गया है तो H, आप देख सकते हो ये कंपाउंड ट्रांस और फॉर्म में है, अर्थात उसका एक बॉन्ड अबव द प्लेन है और दूसरा बॉन्ड बिलो द प्लेन है। आप देख सकते हो इसके अंदर कहीं पर भी कोई कायरलिटी नहीं मालूम हो रही है, एसिमेट्रिकल कार्बन दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसकी प्लेनरिटी जो है यहाँ पर क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री में नहीं है, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। इसका आधा भाग, आधा पार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल में है और आधा भाग इसका वर्टिकल में है, आधा वर्टिकल में है
आधा हॉरिजॉन्टल में है। यानी ये ऐसे दिखाई पड़ रहा बॉन्ड अगर देखा जाए तो ये देखो इस तरह का है, ये दिखा रहा हॉरिजॉन्टल है। और दूसरा बॉन्ड इस प्रकार से देखो ऐसे, इसे कहते हैं वर्टिकल, इस प्रकार का बॉन्ड है ऐसे दूसरा, और ये है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ऐसे कंपाउंड पाया जाता हो, ये देखो ऐसे है, ये दोनों बॉन्ड हॉरिजॉन्टल और ये दोनों बॉन्ड अगर देखा जाए तो वर्टिकल, यानी एक विवर के सामने और एक अर्थ के नीचे है, विवर के सामने एक अर्थ के नीचे है, तो ये वाला ये बॉन्ड है और ये वाला ये बॉन्ड है। ऐसा अगर बॉन्ड कहीं पर पाया जाता है तो वो एसिमेट्रिक है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। दिस कंपाउंड इज एलीन कहते हैं, ये एक एलीन है, ये है एसिमेट्रिकल। अब जब कंपेयर करो, हमने कहा कि कार्बन होना चाहिए कायरल, और देखो अगर यहाँ पर ऐसे हो गया एलीन, तो एक एलीन यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर तीसरा वाला अगर देखा जाए तो एलीन इस कंपाउंड में ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन उसी का दूसरा साथी यहाँ पर भी है। इन दोनों का जो बॉन्ड दिखाया गया वो एक ही प्लेन में दिखाया गया, ऐसे दिखाया गया है, इस तरह का बॉन्ड दिखाया गया, दोनों एक ही प्लेन में दिखाया गया, लेट ऐसे है ये, यानी इसके अंदर इनके अंदर प्लेनरिटी पाई जा रही है, एसिमेट्रिकल नहीं, ऐसे है। और उसके अंदर ऐसे था, इसका सेंस है कि यहाँ पर एक्टिविटी नहीं है पर इसके अंदर एक्टिविटी है। आप जरा यहाँ देखो, अगर किसी कंपाउंड के अंदर यहाँ पर एक ही सेंटर था कायरल, अगर एक से ज्यादा हो जाए सेंटर इसके अंदर, लेट ये देखिए, मान लीजिए कि दिया गया आपको है कि ए यहाँ पर हो गया, ए यहाँ पर है, ये बी है, ये डी है, ये बी है, ये डी है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड देखिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, या यहाँ पर ए है, ये है बी, ये है डी, और दूसरा यहाँ पर एक्स है और ये वाई है। ध्यान दो, अब तक हमने कहा कि कभी किसी कंपाउंड के अंदर केवल एक ही कैसा हो, एसिमेट्रिक कार्बन हो, कायरल हो, तो उसके अंदर आपने देखा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव था। पर अगर उसके अंदर एक से ज्यादा सेंटर, मान यह भी हो गया है कायरल, यह भी हो गया है कायरल, यहाँ भी देखो है कायरल, यहाँ भी होगा, जब किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन की चेन पर एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन आ गए, एक से ज्यादा कायरलिटी वाले कार्बन आ गए, तो आपको उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री की पहचान करनी होती है। अभी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को थोड़ा पहचान देते हुए देखिए, उसमें करना ये होता है कि जो एक लंबी सी चेन है, उस चेन पर आप उसके अंदर अगर एक मिरर रख के देखो, ये देखो, तो देख सकते हो कि इसके मिरर के अंदर इसके आधे भाग का चित्र, यानी ये आधे भाग का यहाँ पर इमेज बन रही होगी, ये शीशे के अंदर इतना दिखाई पड़ रहा होगा। अगर दिख रहा होगा, जिसे कहते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो दिस कंपाउंड इज द एकायरल, अर्थात ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बताएगा। इसका एक भाग अगर पीपीएल को राइट टर्न करना शुरू करेगा तो दूसरा इसका पीपीएल को लेफ्ट टर्न करना पड़ करेगा। तो ऐसा कंपाउंड पीपीएल को राइट भी टर्न कर रहा है, लेफ्ट भी कर रहा है, तो ओवरऑल कंपाउंड का सॉल्यूशन रखा जाएगा और उसमें पीपीएल पास करेंगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी जैसा पीपीएल था पहले वैसा दिखाई पड़ेगा, अर्थात वह कंपाउंड एक मेसोमर्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ऐसा कंपाउंड होगा, यानी उसकी बनावट में उसका आधा भाग, अगर हम ऐसा मान लें कि जैसे ये हमारा हाथ है, हमारी बॉडी को देखा जाए तो ये जो हाथ होता है, इस हाथ को अगर कंपेयर करो, इस हाथ कंपेयर करो, देखो ये होता है, तो हाथ जो होता है वह इस बॉडी के अंदर ये राइट हैंड उसके लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज होता है। अगर हम हाथ को ऐसे हाथ पर रखते हैं तो इसका मतलब है कि ये हाथ एक दूसरे पर जगह रखा जाए तो ये मिरर इमेज है, ठीक है, ये है मिरर इमेज। पर उस मिरर इमेज को अगर एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से लेकर रखा जाए, ये लेकर के ऐसे रखा जाए, यानी इसे कहते हैं ऐसा रखा जाए, तो ये ऐसे रख के देखा जाए तो जो नीचे वाला ये बॉन्ड है या एटम है, इस वाले एटम के बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर। अगर नीचे वाले एटम या ग्रुप ऊपर वाले ग्रुप के बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के नीचे पड़े
तो समझो कि सुपर इम्पोज हो गया, और अगर नहीं पड़ता है तो सुपर इम्पोज नहीं होता। इसके बाद दायां हाथ बाएं हाथ पर सुपर इम्पोज नहीं होता है, इसलिए कह सकते हो कि ये वाला भाग एक दूसरे का मिरर इमेज है, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं है। जब सुपर इम्पोज नहीं है तो यही दोनों हाथ इनसियोमर्स कहलाता है। कैसे देखो, अगर ये हाथ देखा जाए तो हमारा हाथ जो होता है अगर हम घुमाएं तो ये ऐसे खूब चलता है, ऐसे खूब चलता है। पर अगर कहो हम इसको ऐसे ऐसे घुमा के देखें तो उल्टा नहीं जाता है, ऐसे भी होता है, ऐसे घूमता है, ऐसे भी घूमता है। पर अगर हम हमारे बॉडी को घुमाना चाहें कि ये वाला अगर इसका एक्टिविटी ज़्यादा हो, इसकी कम हो, तो ये अगर ज़्यादा रोटेट करेगा तो बॉडी घूम जाएगी ऐसे, और ये ज़्यादा हुआ तो ये घूम जाएगी बॉडी। पर अगर दोनों बराबर हो जाएं तो बॉडी कभी भी नहीं घूमेगी, जैसे है वैसे रहेगी। यही फिनोमेना है कि अगर ये वाला काम करेगा तो राइट घूमेगा, ये वाला काम करेगा तो लेफ्ट घूमेगा, पर दोनों की एक्टिविटी बराबर हो जाएगी, तो ये कंडीशन मेसोमर्स होता है। वही यहाँ पर है, इसका आधा भाग पीपीएल को लेफ्ट कर रहा है, इसका राइट कर रहा है, और ऐसा सोल्यूशन अगर इसमें मिला दिया रख दिया जाए तो पीपीएल को न राइट करेगा न लेफ्ट करेगा। यानी इसका आधा भाग पीपीएल को राइट घुमाया तो फिर दूसरा वाला उसे कंपेंसेट करके वापस ला दिया, उसी का नाम मेसोमर्स है। और इसके मेसोमर्स वह कंपाउंड होता है जिनमें दोनों नेचर एक ही कंपाउंड के अंदर होता है, और इसे मेसोमर्स कहा जाता है। और अगर देखिए इस पर तो, लेकिन इसके अंदर कंपेयर करो यहां वाला, इनके अंदर भी देख सकते हो कि दो यहां पर कार्य सेंटर है। इसके अंदर भी आप क्या करो कि एक मिरर लगा के देखो, क्या मिरर के अंदर जैसे ये वाला इसका इमेज बन रहा था तो क्या यहां पर बन रहा है। तो आप देखोगे मिरर के सामने हमने यहां पे रखा x, पर मिरर के अंदर दिखाई पड़ रहा b, अर्थात एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो इसके अंदर कह सकते हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, ध्यान रखिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तो ये एक्टिव है, ये पीपीएल को रोटेट करेगा, घुमाएगा, बताएगा। आप देखो जरा, यहां जाओ, यहां पर जो पहला दिखाया गया था इनके अंदर देख सकते हो कि ये है कार्बन कायरल, ये भी है कार्बन कायरल। इनके अंदर अगर हम एक मिरर रखते हैं तो मिरर में इसका आधा भाग पीपीएल का, इसका आधा भाग ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां पर देख सकते हो कि इमेज नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर एब्सेंट है। लेकिन यहां कंपेयर करो, इन पे अगर हम एक मिरर रखते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, अर्थात ये इनएक्टिव है, ए कायरल इनएक्टिव है, यानी पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, और ये एक्टिव है, यह भी एक्टिव है जैसे दिखाया गया था एलिन में, और ये इनएक्टिव है। तो तीसरा और पहला, इसका मतलब है कि ऑप्शन में कंपेयर करो फर्स्ट और थर्ड में, सेकंड ऑप्शन सही है कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड वो ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी दो इनएक्टिव के फॉर्म में हैं। देखना चाहते हैं कि कह रहा है कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन एंड बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के अंदर कितना होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि जब हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन हमने ढूंढ लिया है कि कौन सा कार्बन एसिमेट्रिक है, कौन सा कार्बन कायरल है, तो उसके आधार पर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इनकी जो बनावट होती है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनके नाम लिखने का तरीका और बनावट जो होती है वो दो तरीके होती है। कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, एक कैपिटल डी कैपिटल एल टाइप होता है, और एक होता आर और एस। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके होते हैं, एक कैपिटल डी कैपिटल एल डी एल, और एक आर और एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टीरियो आइसोमर बताने के लिए आपके दो यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी के नाम होते हैं। तो यहां पर हम जरा सा देख लें, टू कॉन्फ़िगरेशन for representation of ऑप्टिकल आइसोमर। पहला है कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन,
और दूसरा है RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कैपिटल डी, कैपिटल एल और कैपिटल आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, ये दो हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के नाम शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम कैपिटल डी कैपिटल पढ़ ले, तब इसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करें और आर एस का इसके बाद नाम पढ़ेंगे, क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन उसी कैपिटल डी और कैपिटल एल पर ही है, इसलिए हम पहले कैपिटल डी और कैपिटल एल का नाम कैसे लिखा जाता है वो जान लें। देखिए, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, जरा देखिए। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आर, ध्यान रखिएगा, कॉन्फ़िगरेशनल सिंबल है फॉर स्टीरियो आइसोमर। और फिर क्या है, यह बायोमॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन के लिए है, बायोमॉलिक्यूल के कंपाउंड को दिखाने के लिए, उसके नाम लिखने के लिए है। कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन या नोमेनक्लेचर यूज्ड in biomolecule as glucose, fructose and others कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल के नाम लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बायोमॉलिक्यूल के नाम लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए, बायोमॉलिक्यूल के अंदर जो लास्ट वाला कार्बन होता है, ध्यान रखिएगा, इन बायोमॉलिक्यूल D and IL decided by last chiral center to the adjacent of terminal CH2OH ग्रुप। ठीक है, यानी अगर कार्बन की चेन को अरेंज कर दिया जाए तो सबसे जो लास्ट वाला होगा कार्बन CH2 ग्रुप होगा OH, उसके पहले वाले कार्बन से हम डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, देखो, रूल ये है, इफ OH ग्रुप कॉमा NH2 ग्रुप कॉमा X occupied on right hand denoted as capital D, but if in left hand side named as कैपिटल एल। माने अगर राइट साइड में है तो डी और एल लेफ्ट में तो इसे एल कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखिए, जैसे रूल समझिए। फॉर एग्जांपल, ये कंपाउंड मान लो दिया गया CHO और इस कार्बन के राइट में OH और बॉन्ड H है, यहाँ देखिए हो गया है CH2OH हो गया। ठीक है, अगर ये कंपाउंड दिया गया है COOH और देखिए इस पर ग्रुप लिखा है H और ये ग्रुप है यहाँ पर NH2 है, और यहाँ देखिए ग्रुप है, ये ग्रुप आपका दिया CH3 है, लेट, और बाद यहाँ पर दिया गया है, देखो CHO और ग्रुप देखिए यहाँ पर OH है, ये भी ग्रुप यहाँ पर OH है, और ये ग्रुप देखिए यहाँ पर हो गया CH2OH है।
ध्यान दीजिए, ये है कार्बन कायरल, ये है कार्बन कायरल। यहाँ देखो 2 कार्बन हो गए हैं कायरल, ये भी देखिए 2 हो गया कार्बन कायरल। अब कंपेयर करो, जब 2 हो गए हैं तो देखो इसका जो ये दिया गया है ये राइट हैंड पर इसे कहते हैं कैपिटल डी। अब इस कंपाउंड का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। ये देखो NH2 ग्रुप है लेफ्ट में, इसे कहते हैं एल, एमिनो एसिड है, एल एमिनो एसिड यहाँ पर। ये देखो इसका कार्बन की चेंज होती है। इसका रूल है कि कैपिटल डी कैपिटल एल को दिखाने के लिए जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है कार्बन की चेन में सबसे ऊपर, जो कम ऑक्सीडाइज है उसे नीचे लिखते हैं। और एक वर्टिकल टाइप की ये चेन बनाने के बाद लास्ट वाला देखो ग्रुप है CH2OH के एडजेसेंट पर, ये कार्बन यहाँ दिखाया गया है, ये है कायरल, यानी ये सेंटर है, इसे कहते हैं लास्ट कायरल सेंटर, लास्ट कायरल सेंटर ये है, यानी लास्ट है। तो इसका ग्रुप देखो राइट हैंड साइड में है, अगर राइट में है तो ये कैपिटल डी के बराबर, कैपिटल डी के बराबर ये है, राइट में है तो कैपिटल डी के बराबर पाया जाता है। अब वहां क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन के लिए जाने के लिए हम देखें यहाँ पर ग्रुप दे रहे हैं पहले। जैसे मान लो कि यह है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, CHO, कार्बन हो गया OH, ये कार्बन हो गया OH, ये कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, मान लो ये हो गया CH2OH, ये ग्रुप हो गया OH और H हो गया, ये ग्रुप हो गया OH और H हो गया, ये ग्रुप हो गया H और ये OH हो गया, लेट ऐसा है। ठीक है भाई, ये पाया गया। तो इस देख सकते हो कि ये है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज में पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये, 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन देखो, 6 कार्बन में ये लास्ट वाला ये ग्रुप है, उससे पहले वाला कार्बन ये है। अब पहले वाला है तो इसके राइट हैंड साइड में ये है, इसे कहते हैं कैपिटल डी, ये ग्लूकोज, इसका नाम कैपिटल डी ग्लूकोज, लास्ट वाले कायरल सेंटर से, इससे मालूम हुआ यह लास्ट कायरल सेंटर। आप देखो ये तो ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज के बाद कह रहा है कि ये द नंबर ऑफ कायरल कार्बन बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, जरा उसको देखो। देखिए बीटा डी का मतलब है कि इसके अंदर जो 5वां कार्बन है और CHO का पहला कार्बन और 5वें कार्बन के बीच में यह एक हेमी एसिटल ग्रुप का सेंस होता है कि जब कभी एल्डिहाइडिक ग्रुप अल्कोहल के फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं हेमी एसिटल, यानी ये ग्रुप यहाँ पर हेमी एसिटल है। यानी तो देखो ऐसा ये दिखेगा, इस समय दिखेगा ये इस प्रकार से, ये कार्बन है, ये ग्रुप हो गया इसमें OH और ये बॉन्ड H है। अब देखो ये ग्रुप हो गया इसका OH, H हो गया OH, OH है कार्बन पर, ये आगे एक रिंग बना होगा, ये देखो ये वाला ईथर है, और इस पर आगे बन गया है CH2OH। कंपेयर करो, यहाँ पर जो पहला कार्बन है ये वाला पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। अब देखो यहाँ भी कार्बन है कायरल, ये भी कार्बन है कायरल, ये भी कार्बन कायरल, ये भी है कार्बन कायरल, ये भी कायरल। देखो जब इसको कहते हैं बीटा को कहते हैं क्योंकि देखो ये OH राइट हैंड साइड में था, उसी का ये बना हुआ कार्बन ये है, इससे OH ग्रुप इस एल्डिहाइड से मिल करके एक रिंग बन गया है। ठीक है, जब रिंग बन गया है तो इसे कहते हैं कि हेमी एसिटल बन गया है। अब इसका नाम हो गया है बीटा। ठीक है, बीटा क्यों होता है, देखो इसका नाम हो गया डी। अब क्यों बीटा है, तो देखो पहले कार्बन दूसरे कार्बन में OH अलग अलग डायरेक्शन में है, C1 C2 पर OH अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए इसका नाम बीटा। चूंकि OH राइट हैंड साइड में है तो इसे कहते हैं डी, और ये हमेशा पॉजिटिव साइन के फॉर्म में है, अर्थात डेक्स्ट्रो टाइप का है, तो इसे बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज कहा जाता है। यानी ग्लूकोज जो है
वह डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, जबकि फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी होता है। इसलिए बीटा का मतलब है C1 और C2 पर OH अलग अलग दिशा में है, इसलिए उसे कहते हैं बीटा। और अगर एक ही दिशा में आ जाएगा तो उसका नाम अल्फा हो जाएगा। वो भी देखो हम बना के यहाँ दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लो ये है, अगर हम कार्बन की चेन को देखें तो सेम वही है, बस अंतर थोड़ा सा यहाँ पर है। कार्बन की चेन में जहाँ OH ग्रुप दिखा था, ये देखो लेफ्ट में और राइट में हो जाएगा। तो एक कार्बन ये दिया गया, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे कार्बन को देखो तो होगा CH2OH, जो सब में कॉमन है। यहाँ पर पांचवें कार्बन से पहले कार्बन में एक ये रिंग बना हुआ है, ऐसे ही रिंग यहाँ पर भी होगा कि देखिए कंडीशन में एक रिंग बना हुआ है जो पांचवें कार्बन से कनेक्ट है। आप देख सकते हो कि इस बीटा वाले ग्लूकोज के अंदर OH क्रॉस पे था, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगा। OH फर्स्ट और सेकंड में एक ही ग्रुप पर है, तो ये H है, ये बॉन्ड H है, ठीक है। यहाँ बाकी सेम कंडीशन में H है, ये बॉन्ड OH है। ये भी देखिए ग्रुप देखिए यहाँ पर है OH है, H है, ये देखिए यहाँ पर H है, ठीक है। कार्बन कंपेयर करो तो ये है कार्बन कायरल, ठीक है। ये भी कार्बन देखो कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है। आप देखो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन, 6 कार्बन हो गया। ये देखिए इसका नाम है अल्फा डी, ठीक है, पॉजिटिव ग्लूकोज। ये अल्फा और बीटा, ये डी ग्लूकोज है। अब कैसे पहचान अल्फा है, तो इसका रूल है कि साइक्लिक ग्लूकोज है। साइक्लिक ग्लूकोज के फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर अगर OH ग्रुप एक ही डायरेक्शन में पाया जाता हो तो अल्फा, और साइक्लिक ग्रुप के अंदर, साइक्लिक ग्लूकोज के अंदर पहले और दूसरे कार्बन पर OH अलग अलग डायरेक्शन में पाया जाता हो तो वह बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज है। तो यहाँ पर एक लाइन, चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा हो, अगर साइक्लिक है, अगर अल्फा डी और बीटा डी है तो इसके अंदर नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन 1 2 3 4 5 है। और यहाँ पर देखो बीटा में भी n बराबर यहाँ पर 5 है, ठीक है। जो नॉर्मल ग्लूकोज उसमें सिर्फ 1 2 3 4, 1 है, 2 है, 3 है और 4, यहाँ पर n बराबर हो गया है 4। तो C1 C2 पर जो पाया जा रहा था उस कंडीशन में अगर देखा जाए कि ये सभी कंपाउंड में कहीं पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि इसका जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो A बराबर होगा, A बराबर 2 का पावर n है। तो इसके केस में 2 का पावर 5 मतलब हो जाएगा 32 आइसोमर। और नॉर्मल ग्लूकोज में n बराबर 4 है तो 2 का पावर 4 बराबर 16 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको भी देखा जाए तो से वही कंडीशन है कि यहाँ पर भी n बराबर 5 है तो A बराबर यहाँ पर 2 की पावर 5 मीन्स 32 आइसोमर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने इसमें कायरलिटी है, तो 1 2 3 4 5 है, और वो ऑप्शन आपका पहला दिखाई पड़ रहा है कि 5 यहाँ पर कायरल सेंटर हैं। और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इसके अंदर आइसोमर कितना है, तो इसके अंदर देखो आइसोमर 32 है, ग्लूकोज में केवल 16 है, और अल्फा बीटा दोनों में मिला के देखा जाए तो 5 5 यानी 32 आइसोमर इसके अंदर हैं, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इसी पर डी और एल के ऊपर भी है। अगला क्वेश्चन डी और एल के ऊपर ही है, पर नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है कि एल यहाँ पर देखो कहीं पर एरेथ्रोज लिखा, कहीं पर थ्रियोज लिखा है। एरेथ्रोज एंड थ्रियोज ये नाम रखे गए, ये भी ऑप्टिकल आइसोमर के ही नाम है। जैसे आर और एस नाम है, जैसे डी और एल नाम है, ऐसे एरेथ्रोज और ये थ्री। एक टर्म यहाँ पर है एरेथ्रोज एंड थ्रियोज, ये नाम कैसे होता है उसको देखो। देखो इसमें रूल है कि इफ टू कायरल सेंटर occupied on chain, then erythroz and thriose
यूज्ड एज। कैसे देखोगा, इसमें जैसे मान लो कि 2 का सेंस है कि यहाँ पर एक कंपाउंड दिया है कार्बन CAB सिंगल बॉन्ड CAB, और यहाँ देखो मान लिया X है, इस पर मान लो दिया गया है कि ये Y के फॉर्म है। अब इसको अगर हम कंपेयर करके देखें, रूल देखो, जैसे लेट ये कार्बन कंपाउंड है COOH और ये ग्रुप हो गया OH, H है, ये भी देखो ग्रुप यहाँ पर OH और H है, और ये ग्रुप यहाँ पर होगा COOH। इसी को ऐसा लिखा गया COOH, देखो OH है, H है, यहाँ पर H और OH है और COOH। आप देख सकते हो इस पर हो अकॉर्डिंग रूल कि जब कार्बन की चेन में एसिमेट्रिकल कार्बन माने कायरल कार्बन यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी कायरल 2 हैं, यहाँ पर भी कायरल 2, यहाँ पे कायरल 2। अब इस कायरल 2 में देखो जो वर्टिकल चेन लिखी गई है, अगर दोनों सेम ग्रुप एक ही साइड में पाया जाता हो, एक ही साइड में हो, तब उसका नाम एरिथ्रोज होता है, एरिथ्रोज कहलाएगा। एक ही साइड में सेम ग्रुप हो तो एरिथ्रोज, लेकिन अगर वो दोनों अपोजिट साइड में हो, ठीक है, तब उसका नाम थ्रियोज होता है, ठीक है। अगर एक साइड में हो, चेन के एक साइड में हो तो एरिथ्रोज, और चेन के दोनों तरफ हो तो उसका नाम थ्रियोज होता है। तो यही है कि एक ही साइड में एरिथ्रोज है, 2 साइड पाया जाए तो थ्रियोज है। अब उसी को इसमें कंपेयर करो कि कहाँ पर, तो ध्यान दो, इधर देखो, यहाँ पर दिखाया जा रहा CH2 ग्रुप यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर H है, तो कह रहा है कि करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ द नेम ऑफ द 4 एल्डोज, 4 यहाँ लिखे गए हैं विद कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो। अब यहाँ देखो लास्ट में CH2 के एडजेसेंट में OH यहाँ पे राइट में है तो कैपिटल D, OH राइट में है कैपिटल D, OH लेफ्ट में है कैपिटल L, OH लेफ्ट में है तो कैपिटल L होना चाहिए इसे। तो देखो कंपेयर करो, देखो OH ग्रुप राइट साइड में है, OH ग्रुप राइट साइड में है, दोनों एक साथ हैं एरिथ्रोज, दोनों अलग अलग हो गए थ्रियोज, दोनों एक तरफ हो गए एरिथ्रोज, दोनों अलग हैं तो थ्रियोज। यानी ये एरिथ्रोज, देखो ये थ्रियोज, एरिथ्रोज और थ्रियोज, लेकिन D है, ये D है, ये L है और ये L। कंपेयर करो, देखो इसे होना चाहिए D, ठीक है, D टाइप का है और एरिथ्रोज है, तो D एरिथ्रोज यहाँ कहीं पहले पर है, ये है D एरिथ्रोज, फिर D थ्रियोज, OH ग्रुप, ये हो गया थ्रियोज, D राइट में D, ये थ्रियोज हो गया। आगे यहाँ पर एरिथ्रोज, वो दोनों एक तरफ एरिथ्रोज, पर यहाँ पे लेफ्ट में है तो हो गया L एरिथ्रोज, यहाँ पर OH लेफ्ट में है तो L, और अपोजिट हो गया तो थ्रियोज। जिसका सेंस है कि ये ऑप्शन इसका चौथा है, जो थ्रियोज के फॉर्म में एरिथ्रोज D है और थ्रियोज D है, एरिथ्रोज L है और L थ्रियोज है। ये आपने देखा कि कुछ ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर की DL क्या है और इसके बाद थ्रियोज एरिथ्रोज क्या है, और आपने स्मॉल डी स्मॉल के कैसे होगा, इसमें कायरलिटी कैसे होती है, सिबिलिटी कैसे होता है, यहाँ तक पढ़ा।